इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, जो क्रिएटिव उत्तर होते हैं, आंसर होते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है आपके मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष ज्ञान, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो जिसमें हमें सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव आंसर होने चाहिए। क्रिएटिव आंसर कौन से होते हैं, जिसके हम कई तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगी। जैसे किसी कहानी के बारे में संक्षेप में लिखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है, उत्तर जो होने चाहिए वो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही है, सही हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है, पुरुष और स्त्री के बीच में अंतर किया जा रहा है। पुरुष क्या है, स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान कहे जा रहे हैं। तो यह कथन क्या दर्शाता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। सही तो है ही नहीं है ये, इसमें अंतर किया जा रहा है लड़का और लड़की में। सही है, ये भी आपका आंसर सही नहीं होगा। सही हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, आपका आंसर सही होगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश की ओर संकेत करता है। तो क्रिस्टीना क्या है, अपनी क्लास को ले गई है क्षेत्र भ्रमण पर, और वहाँ से वापस आने के बाद क्या है, अपने विद्यार्थियों के साथ वो जो भ्रमण करने गई है उस पर चर्चा कर रही है। तो यह किसकी ओर संकेत करता है, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो भ्रमण में बच्चे जो सीख कर आए हैं उसका ही तो आकलन कर रही है शिक्षिका। तो शिक्षिका किसका आकलन कर रही है, सीखने का आकलन कर रही है। जो भ्रमण में बच्चे सीख कर आए हैं वहाँ से वापस आने के बाद वो पूछ रही है, तो सीखने का आकलन कर रही है कि बच्चे क्या सीख कर आए हैं उसका आकलन कर रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीखने का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है हमारा, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, जो कमियाँ रह जाती हैं, उनके निदान के बाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य, सघन अभ्यास कार्य। तो इसमें निदान के बाद हमें जो कमियां पता चल रही हैं बच्चों की, तो निदान के बाद तो उपचार किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, निदान के बाद क्या होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, उचित उपचार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समुचित उपचारात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है हमारा, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। सेकंड ऑप्शन है, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। क्रिएटिव बच्चा क्या है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। तो परीक्षा में जो हर बार अच्छे अंक लाने वाला स्टूडेंट है, जरूरी नहीं है कि वो सृजनात्मक शिक्षार्थी हो। नेक्स्ट है पार्श्व चिंतन, उसका चिंतन जो है पार्श्व चिंतन है और समस्या समाधान में अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो अच्छा है, तो वो क्रिएटिव बच्चा माना जाएगा। ड्राइंग पेंटिंग में अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट बच्चा हो। बहुत बुद्धिमान है, तो वो भी बुद्धिमान बच्चा भी ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव बच्चा हो, सृजनात्मक बच्चा हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो जाएगा, बी आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है।
अपने आप में विशिष्ट है। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है हमारा सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। सेकंड ऑप्शन है हमारा एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। थर्ड ऑप्शन है हमारा कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो कोई भी बच्चा विशिष्ट है, अपने आप में विशिष्ट है। इसका क्या मतलब है कि सब में अलग अलग टैलेंट होता है, किसी में भी एक सा टैलेंट नहीं होता। कोई डांसिंग में अच्छा होता है, कोई टीचिंग में अच्छा होता है, कोई एक्टिंग में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, उसमें कोई ना कोई टैलेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा विशिष्ट नहीं है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? इरफान क्या कर रहा है? खिलौनों को तोड़ रहा है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा है कि इन पुर्जों के अंदर अलग अलग करके वो देखेगा कि इसमें क्या है। तो आप क्या करेंगे उस वक्त? एज अ टीचर आप क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। सेकंड ऑप्शन है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन है इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। फोर्थ ऑप्शन है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो बच्चा जो है खिलौनों को तोड़ रहा है, उसके पुर्जों को क्या कर रहा है? देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर रहा है। तो बच्चा क्रिएटिव वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? क्रिएटिव वर्क कर रहा है। तो क्रिएटिव वर्क कर रहा है तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर? क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे। उसका जो जिज्ञासा जो उसके अंदर उत्पन्न हो रही है कि इस खिलौनों के पुर्जों को तोड़ करके इसमें क्या है, तो वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि हमारा बच्चा जो है वो एक नन्हा वैज्ञानिक है। तो वो बच्चा खुद ही खिलौनों को तोड़कर उसके पुर्जों के बारे में जानकारी करने की कोशिश कर रहा है, जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न हो रही है। तो आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसको एनकरेज करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अवधारणाएं क्या होती हैं? कंसेप्ट होती है। तो कंसेप्ट का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास का। कंसेप्ट किससे जुड़े होते हैं? मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। तो शारीरिक विकास का हिस्सा है? नहीं, शारीरिक विकास का तो हिस्सा है ही नहीं है, तो आप इसको कट कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का भी नहीं है, मस्तिष्क से कनेक्टेड है। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास का भी हिस्सा नहीं है। बौद्धिक विकास, अवधारणाओं का जो विकास है वो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बौद्धिक विकास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? सबसे गहरा समाजीकरण और सबसे कठिन समाजीकरण किस अवस्था में होता है? पूर्व वाले अवस्था के दौरान? पूर्व वाले अवस्था के दौरान तो होगा नहीं, पूर्व वाले अवस्था के दौरान नहीं होगा। कठिन समाजीकरण स्टार्टिंग में ही, प्रौढ़ अवस्था के दौरान भी नहीं होता है। व्यक्ति के पूरे जीवन में सारी अवस्थाएं आ जाएंगी, तो सारी अवस्थाओं में तो होता नहीं है। किशोरावस्था के दौरान तो सबसे अधिक गहन और जटिल जो समाजीकरण होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। किशोरावस्था है तनाव की अवस्था होती है, बहुत ही टफ टाइम होता है किशोरावस्था का। तो सबसे जटिल और गहन समाजीकरण किस वक्त होता है? किशोरावस्था के दौरान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी विशेषता आंशिक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? जो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है उस बच्चे के लिए कौन सी विशेषता सही नहीं है? पहला ऑप्शन है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ये तो सही है। जो बच्चे होते हैं जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, जिनको मतलब सीखना है, उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर क्या होगी?
कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित होगी, ये भी बात सही है। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। चुनौती भरे कार्यों को तो पसंद करेंगे क्योंकि वो बाहरी रूप से अभिप्रेरित नहीं है कि वो केवल प्राइज के लिए पढ़ रहे हैं, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं। ठीक है, तो वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद करते हैं। ये हमेशा सफल होते हैं। जरूरी नहीं है कि आंतरिक रूप से जो बच्चे अभिप्रेरित होते हैं वो हमेशा सफल हों, तो इसलिए तो ये हमेशा सफल होते हैं, ये गलत हो जाएगा, हमसे गलत ही पूछा है। नेक्स्ट और देखते हैं। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा जो होता है उसे कार्य करने में तो आनंद ही आएगा। आनंद क्यों आएगा उसे? क्योंकि वो बाहरी रूप से अभिप्रेरित नहीं है, वो अंदर से अभिप्रेरित है कि उसे पढ़ना है, तो जो है अपनी लगन से पढ़ रहा है वो बच्चा, और कुछ सीखने के लिए पढ़ रहा है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो ये वाला भी सही विशेषता हो जाएगी। ये हमेशा सफल होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं वो हमेशा ही सफल हों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हमेशा सफल होते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा किसमें सबसे बेहतर सीखता है? विकास की पहली अवस्था क्या होती है? संवेदी पेशी अवस्था हमारी विकास की पहली अवस्था होती है पियाजे के अनुसार। तो पहला ऑप्शन है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। तो बच्चा पहली अवस्था में तो अमूर्त चिंतन नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन है हमारा भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुसार सीखता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है, इसको भी कट कर दीजिए। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। और नेक्स्ट ऑप्शन है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। निष्क्रिय तो वैसे भी नेगेटिव हो जाता है, इसको कैंसिल कर दीजिए। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो पियाजे के अनुसार जो पहली अवस्था है वो है संवेदी पेशी अवस्था होती है। तो उसमें बच्चा क्या करता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा क्या करता है? सीखता है। इंद्रियों के द्वारा, आँखों के द्वारा, कान के द्वारा सुनता है, आँख के द्वारा देखता है बच्चा पेशी संवेदी पेशी अवस्था में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आनुवांशिकता को, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। पहला ऑप्शन है गत्यात्मकता, सेकंड ऑप्शन है स्थिर, थर्ड ऑप्शन है प्राथमिक, फोर्थ ऑप्शन है गौड़। आनुवांशिकता क्या होती है? जो बच्चे में उसके पेरेंट्स से जो भी गुण आते हैं, आँखों का रंग और बिहेवियर में और मानसिक रूप से बच्चे में जो भी लक्षण आते हैं वो आनुवंशिकता होती है। अपने माँ बाप से जो भी उसे हेरिडिटी में मिले हुए होते हैं। तो ये हेरिडिटी जो है वो क्या है? सामाजिक संरचना कैसी मानी जाती है? आत्मक नहीं है, स्थिर। ये स्थिर होती है, बच्चे में जो भी गुण आते हैं वो स्थिर रूप से आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो इसमें बात क्या हो रही है? अवलोकनीय व्यवहार। अवलोकनीय व्यवहार पर, केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। तो अवलोकनीय व्यवहार ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, तो उसमें हमें सूझ की आवश्यकता होगी, बुद्धि की आवश्यकता होगी, ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन से सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारवादी नहीं, व्यवहारवादी से संबंधित नहीं है, इसको कट कर दीजिए। रचनावादी, रचनावादी से भी संबंधित नहीं है, ये मस्तिष्क से रिलेटेड से संबंधित है। तो संज्ञानवादी, विकासवादी, विकासवादी भी नहीं होगा, संज्ञानवादी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने का जो सिद्धांत, वो कौन सा सिद्धांत है? कौन से सिद्धांत से संबंधित है? संज्ञानवादी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, संज्ञानवादी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समझ के लिए, समझ की बात हो रही है, तो समझ की बात हो रही है तो उसमें रोट लर्निंग तो होगी नहीं। ऑप्शन देखते हैं। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये तो समझ से कनेक्टेड है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। याद करना जो है अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है अंडरस्टैंडिंग से। तो यहाँ समझ है, वहाँ लर्ना, रूट लर्निंग तो होगी नहीं, याद करना तो होगा नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे के ऑप्शन भी देखते हैं। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना। जब बच्चा समझ जाता है कॉन्सेप्ट को तो वो अपनी लैंग्वेज में कर सकता है, उसको अभिव्यक्त कर सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? समझ से रिलेटेड है।
फोर्थ ऑप्शन है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए बच्चों को पढ़ाना। उदाहरण की बात हो रही है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा समझ से रिलेटेड है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन समझ से रिलेटेड नहीं है, समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। पढ़ने की कठिनाई का कौन सा लक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। सेकंड है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। थर्ड एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। फोर्थ है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो देखिए पढ़ने की कठिनाई से रिलेटेड सुसंगत वर्तनी में कठिनाई ये भी है पढ़ने की कठिनाई से संबंधित। वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई ये भी है। पठन गति और प्रवाह ये भी पढ़ने की कठिनाई से रिलेटेड है। लेकिन शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, समझने की बात हो रही है। तो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई ये क्या है, ये हमारा लक्षण जो है पढ़ने की कठिनाई से संबंधित नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या करता है। रचनावाद की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रचनावाद की। ऑप्शन है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप इन क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, आप नए क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हैं जो भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। पहला ऑप्शन है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। रचनावाद इस पर बल नहीं देता है, याद करने पर, रोट लर्निंग पर बल नहीं देता है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। प्रभुत्वशाली भूमिका हो गया यानी कि शिक्षक केंद्रित की बात हो रही है इसमें। शिक्षक केंद्रित तो वैसे भी नेगेटिव होती है। हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है, बाल केंद्रित होनी चाहिए। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है रचनावाद, अनुकरण की भूमिका पर भी नहीं है। फॉलो करना नकल करना होता है, तो नकल के बारे में भी नहीं कहता है रचनावाद। फोर्थ ऑप्शन है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षा बल देता है। तो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। रचनावाद यही देता है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण, खुद का जो बच्चे का दृष्टिकोण है उसको निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो रचनावाद यही कहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश रूप में भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वो एक दूसरे से किस रूप में भिन्न होते हैं। विकास के क्रम में, विकास का क्रम तो सबका अवस्था वाइज चलता है। विकास की सामान्य अवस्था भी नहीं है। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भी भिन्न नहीं होते हैं। विकास की दर, रेट ऑफ डेवलपमेंट, तो बच्चों का रेट ऑफ डेवलपमेंट, किसी का विकास तेजी से होता है, किसी का विकास धीरे है। कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई देर में चलना सीखता है, कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई देर में बोलना सीखता है। तो विकास की दर में भिन्न होते हैं बच्चे, विकास की दर उनकी सेम नहीं होती है, विकास की दर उनकी भिन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विकास की दर। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण नहीं माना जा सकता है, सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, क्या बिहेवियर का अध्ययन करना सीखना है, नहीं, व्यवहार का अध्ययन करना सीखना नहीं है, तो ये नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, अनलर्निंग भी, हाँ बिल्कुल है, अनलर्निंग भी सीखने का ही एक हिस्सा होता है। और त्रुटियाँ भी सीखने का ही एक हिस्सा होती हैं कि हम त्रुटि करते हैं जब ही हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आप इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रहे होंगे तो आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जा रहे हैं कि सही आंसर क्या है, तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हो रही है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। फोर्थ ऑप्शन है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ये भी सीखने की सही डेफिनेशन है। सीखना एक प्रक्रिया है, ये भी सही डेफिनेशन है। अनलर्निंग भी सीखने का हिस्सा है, ये भी
डेफिनेशन है, सीखने की परिभाषा में ही आ जाता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, किसी के बिहेवियर का अध्ययन करना सीखना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही हमसे पूछा है तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। आनुवांशिक क्या होते हैं, जो हमें अपने माँ बाप से, माता पिता से जो भी हमें गुण मिलते हैं वो आनुवांशिक संबंधी कारक होते हैं। जैसे आँखों का रंग, आँखों का रंग पेरेंट्स से मिलता है, किसी के माँ बाप का आँखें कंजी होती हैं तो बच्चे की भी कंजी होती हैं, ये आनुवंशिकता के गुण आते हैं, हेरिडिटी के। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। थर्ड ऑप्शन है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। फोर्थ ऑप्शन है चिंतन पैटर्न। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंखों का रंग, हेरिडिटी से ही मिलता है हमें आंखों का रंग, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, आंखों का रंग। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार कर रहा है। क्या है, अपने क्लासमेट्स के प्रति, उसके क्लासमेट्स का जो ग्रुप है उनके प्रति आक्रामक व्यवहार कर रहा है, गुस्से वाला आक्रामक व्यवहार, और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मान रहा है, यानी कि विद्यालय के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है, भावात्मक क्षेत्र में व्यवहार वो कैसा कर रहा है, आक्रामक व्यवहार कर रहा है और विद्यालय के नियमों को भी नहीं मान रहा है। भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है, या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में आवश्यकता है, या संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आक्रामक व्यवहार कर रहा है, बिहेवियर से रिलेटेड है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा। मनोगत्यात्मक क्षेत्र, ये भी मनोगत्यात्मक क्षेत्र भी नहीं, कोई क्रियाएं वगैरह हाथों से नहीं हो रही है, आक्रामक व्यवहार कर रहा है बस। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ये भी मस्तिष्क से रिलेटेड हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। भावात्मक क्षेत्र, तो भावात्मक क्षेत्र में उसको सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वो विद्यालय के नियमों को नहीं मान रहा है और साथ में आक्रामक व्यवहार भी कर रहा है बच्चों के साथ। तो बच्चे को भावात्मक क्षेत्र में किसकी आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक रूप से स्ट्रांग हुआ तो वो बेकार बिहेवियर करेगा ही नहीं, आक्रामक व्यवहार करेगा नहीं, तो उसका भावात्मक क्षेत्र मजबूत होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी किससे संबंधित है, मॉडलिंग से संबंधित है, अनुकरण से संबंधित है, नकल करने से संबंधित है, अभिसारी चिंतन से संबंधित है, या अपसारी बहुविध चिंतन से संबंधित है। तो क्रिएटिविटी में, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया, आप उसको कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो उस क्वेश्चन को आप कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स में जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनको कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सृजनात्मकता क्या है, यही है, अपसारी चिंतन है, बहुविध चिंतन, जिसमें आप कई तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है। इसका क्या मतलब है कि कोई एक बच्चा है जो दृष्टिबाधित बच्चा है, जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है, उस बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ वो क्या कर रही है, गतिविधियों में, एक्टिविटीज़ में क्या कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है। तो वह क्या कर रही है, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधा उत्पन्न कर रही है, बाधा तो नहीं उत्पन्न कर रही है, क्योंकि वो दृष्टिबाधित बच्चे को भी साथ में पढ़ा रही है। तो वो समावेशी शिक्षा ही देने की कोशिश कर रही है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा होती है। चाहे बच्चे के आँख में प्रॉब्लम है तो उसका निवारण करके बच्चे को आगे बैठाकर, सीट पर बैठाकर हम शिक्षा दे सकते हैं सामान्य बच्चों के साथ। तो बाधा उत्पन्न नहीं कर रही है, बी ऑप्शन है हमारा, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार ही वो कार्य कर रही है, दृष्टिबाधित बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करी। नहीं, सहानुभूति थोड़ी दिखानी है हमें बच्चे के प्रति, हमें सहानुभूति में मदद थोड़ी कर रही है। वो क्या कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है कि उस दृष्टिबाधित बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा रही है।
तो ये भी गलत हो जाएगा। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, तनाव तो नहीं बढ़ा रही है। वो दृष्टिबाधित बच्चे को भी उस सब बच्चों के साथ, तो उसके बच्चे के अंदर हीन भावना तो आएगी नहीं, क्योंकि वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहा है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या ऑप्शन सही होगा? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है टीचर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना? यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अन्य कक्षा में प्रोन्नत किया जाए, नेक्स्ट क्लास में प्रोन्नत किया जाए। तो ये भी नहीं है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। हाँ, ये हो सकता है, ये पॉजिटिव है हमारा। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। शिक्षार्थियों में त्रुटियां निकालना ये भी मुख्य उद्देश्य नहीं है का। हम त्रुटियां थोड़ी निकालना चाहते हैं, हम तो बच्चे का डेवलपमेंट चाहते हैं, सारा डेवलपमेंट चाहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं। तो त्रुटियां निकालना भी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना भी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो मूल्यांकन हम किस लिए कर रहे हैं? कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान कर सकें। बच्चे जो सीखने में जितनी भी बच्चों में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसका हम निदान कर सकें। निदान करने के बाद क्या करते हैं? हम उसका उपचार कर सकें। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यही है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उनका उपचार करना। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। कौन सी सामग्री का प्रयोग कर रही है? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग कर रही है और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। तो वे क्यों कर रही है वो? तो ऑप्शन है हमारा, वे शिक्षक को आराम देते हैं। क्या दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षक को आराम देती है इसीलिए यूज करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बी ऑप्शन है, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। केवल यही, इसके लिए ही हम केवल दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग नहीं कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो जब हम दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं तो बच्चा आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, तो उसकी सभी इंद्रियां उपयोग में आ जाती हैं। और जब सभी इंद्रियां उपयोग में आ जाती हैं तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी। वही वो आंखों से देखेगा, जैसे TLM होते हैं, TLM को बच्चा आंखों से देखता है, और उसको कोई वॉइस सुनाई जाए तो वो कानों से सुनेगा, देखेगा भी, सुनेगा भी दृश्य श्रव्य सामग्री में। तो उसका क्या हुआ? इंद्रियां ज़्यादा से ज़्यादा यूज होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यही हमारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो आपके CTET के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। PYQ थे जो हमने सॉल्व करवाए थे। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें हमारी क्लास को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लाइव और भी और अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप आपको ये क्लास में अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए।